रशिया ने एक करारदाद पेश की कि जंगबंदी की जाए फौरी तौर पे, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये वीटो पावर होती है वो ये चंद ममालिक के पास है, अमेरिका के पास, बरतानिया के पास, चीन के पास, रूस के पास, गालिबन फ्रांस के पास, ये 4-5 मुल्कों के पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर के बारे में स्पेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ये वीटो पावर ख़त्म की जाए, सारे ममालिक को इक्वल राइट होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में। ये जो वीटो की पावर है इसको बड़ी बड़ी ताकतें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। बात तो ठीक है, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने गलत बात नहीं की है। नाज़रीन, ये ओमान के ऊपर एक आग के शोले भड़क रहे हैं। सलाला एक एरिया है ओमान का, बड़ा खूबसूरत इलाका है, और वहाँ पे एक रिफाइनरी है, उसमें आग लग गई। देखिए, ओमान का तो बड़ा मुस्बत रोल रहा इस सारे मामले में। ओमान ने अमन की बात की है और किसी किस्म की वायलेशन नहीं की, बल्कि ईरान को और अमेरिका को दोनों जानिब ओमान ने जोर लगाया कि किसी तरह भी अमन कायम हो जाए। तो ओमान में ये किसने आग लगा दी और ड्रोन किसने मार दिया? अब ये आग लगी हुई है काफ़ी घंटों से, इस पे ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये हमने नहीं किया। यानी ओमान के ऊपर अटैक ईरान कहता है हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? अब इसको भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। अब ओमान की गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो इसके पीछे किसका हाथ देखते हैं। स्कूल की बच्चियों का कत्लेआम डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप से बार बार ये सवाल किया जाता है, हर जगह ये सवाल किया जाता है। हत्ता कि एक रिपोर्टर आया और उसने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप, जहां डोनाल्ड ट्रंप जाता है ना, ये सवाल उसके सामने खड़ा होता है। अमेरिकन मीडिया हर जगह पे देखे ना, पाकिस्तान के अंदर किसी ने शहबाज शरीफ से नहीं पूछा आज तक कि आपने 26 नवंबर का कत्लेआम क्यों किया। आज तक किसी ने आसिम मुनीर से सवाल नहीं किया, वो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। हत्ता कि मोहसिन नकवी से भी नहीं पूछ पाए। लेकिन वहाँ पे देखें, ईरान के अंदर बच्चियाँ शहीद हुई और अमेरिका में मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के नाक में दम कर दिया। वो रिपोर्टर कहता है, क्या आप मुनाब स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? फौजी तहकीकात से पता चला है कि अमेरिका ने ही इस स्कूल पर हमला किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और अब अमेरिका से एक और खबर आ रही है, अब ये हमला हमारा गलत हो गया था और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ था और ये मिसाइल गलत सिमत में चला गया था, ये एक गलती हो गई है। अब अमेरिका से इस किस्म का भी एक मौक़िफ़ आया है, लेकिन इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे मजीद सबूत और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने एक और धमकी दी है और ये कहा है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे, यानी हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। इस वक्त जो है वो आबना हुर्मुज़ में 10 से ज़्यादा ऐसे बहरी जहाज़ हैं जो जिनमें आग लग चुकी है, जिनके ऊपर हमला हो चुका है। ये जो थाईलैंड वाले जहाज़ के साथ हुआ है, इसमें 2 इंडियंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी मारे गए हैं। अब इंडियन मीडिया में रोला पड़ा हुआ है कि जनाब ईरान से बदला लें, हमारे बंदे वहाँ मारे गए। तो ईरान ने तो पहले बताया था कि यहाँ से जहाज़ कोई नहीं गुजारेगा, जो गुजारेगा अपनी जिम्मेदारी पे गुजारेगा, मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा और मैं ये रास्ता इसलिए बंद करूँगा कि मेरे खिलाफ इस रास्ते को इस्तेमाल किया गया है और हमारे मुल्क के ऊपर जारहियत की गई है और इन ममालिक के ऊपर और इस रास्ते के ऊपर जो है वो अड्डे हैं सारे अमेरिका के, जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर हम इसको बंद करके रखेंगे। ईरान ने ये धमकी बहुत पहले लगाई थी। अब वहाँ से जो जहाज़ गुजरता है वो रिस्क लेके गुजरता है और अमेरिकन किसी किस्म का रेस्क्यू प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। वो रास्ता खोलने के अंदर अभी तक नाकाम है। रास्ता खोलना है तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और अगर ईरान के साथ कोई डील करनी है तो 3 शराइत ईरान ने बता दी हैं। अब उन शराइत को कैसे पूरा किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। इसराइली अवाम अब नेतन्याहू से तंग आना शुरू हो गई, यानी बंकरों के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं आगे, अगर ये लड़ाई लंबी जाती है तो बंकरों के अंदर घुसे हुए लोग, वहाँ पे बिजली का शटडाउन भी शुरू हो गया है। इसराइल के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर ये मामला हो गए तो नेतन्याहू को तो लोग शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, को 4-5 दिन हो गए नेतन्याहू गायब है। दुनिया में जहाँ भी जंग होती है उसकी लीडरशिप नज़र आती है, नेतन्याहू बिल्कुल ही गायब है, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं सुनाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता कहाँ पे गया। और इसकी कुछ बड़ी अहम मीटिंग्स थी, वो मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई है। तो नेतन्याहू के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके साथ हुआ क्या, वो गया कहाँ, पकड़ दिया गया, मार दिया गया, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन उर्दगान का एक स्टेटमेंट आया, रजब तैयब उर्दगान तुर्की के सदर, वो कहते हैं जी कि इसराइली जो अवाम है जो हर रात ज़ेरे ज़मीन बंकर में गुजार रही है, अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि होलोकॉस्ट के बाद उन पर आने वाली सबसे बड़ी आफत नेतन्याहू है, जिसकी वजह से वो इस हालत में है और बेड़े गर्क हो गया। तो ये जनाब इसराइल की मजलूमियत आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ। वो इसलिए कि इसराइल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहले कभी नहीं हुआ जो अब ईरान ने कर दिया है। वो कि बहुत फ़र्क है, ईरान में एक एक दिन में 100-100, 150-150, 200-200 बंदे भी शहीद हो जाते हैं। एक हमले के अंदर 168 बच्चियाँ शहीद हो गई सिर्फ। तो बड़े बड़े वाक़यात ईरान के अंदर होते हैं, लेकिन इसराइल में होने वाला नुकसान जो है वो टोटल मिला के भी ईरान के एक दिन के नुकसान के बराबर नहीं है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये जानें बहुत कीमती हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजलूमियत का कार्ड खेला जाएगा इसराइल की जानिब से और ये कहा जाएगा हमारे साथ बहुत जुल्म किया है ईरान ने।
हालांकि इस वक्त की मैं आपको बात बताता हूँ, अभी जब सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं ईरान को, लबनान को और गल्फ़ स्टेट्स को, उस वक्त इसराइल ने बमबारी कर दी है खैमा बस्तियों के ऊपर जिसके अंदर रह रहे थे गज़ा के लोग, यानी गज़ा के मासूम बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, वो जिन खैमों के अंदर रह रहे थे आर्जी तौर पे टेंटों पे, उनके ऊपर बमबारी कर दी है और वहाँ से हज़ारों लोग निकल कर भागे, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही वो कहाँ पे जाएं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अभी ताज़ा मनाज़िर और ख़बर वहाँ से आई है। अब इसराइल जो है वो वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, लेकिन ये कुछ अरसे के बाद ईरान को एक जालिम के तौर पे, एक जाबिर के तौर पे पेश करेंगे। हालांकि अटैक पहले इसराइल ने किया था और अमेरिका को भी इस लड़ाई के अंदर मुबैना तौर पे इसराइल ने ही फंसाया है। नाज़रीन, एक दावा किया गया कुछ लोगों की जानिब से कि अरब ममालिक परेशान है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया क्यों अरब ममालिक के साथ खड़ा नहीं हो रहा। देखिए, एक तो बात ये जहन में रखें कि ईरान के साथ लोगों के खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो अरब ममालिक के ख़िलाफ़ हैं। वजह सादी है कि इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया, इसलिए लोग ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग अरब ममालिक के अंदर जिन अड्डों को देखते हैं वो उनके खिलाफ बात करते हैं, अरब ममालिक के खिलाफ पाकिस्तानी नहीं है। ये अरब ममालिक को समझना पड़ेगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता इसराइल ने और अमेरिका ने किसी अरब मुल्क के ऊपर अटैक किया होता तो इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तानी अरब ममालिक के साथ भी खड़े होते हैं। और दूसरी इसकी एक रीज़न और है, वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक नाजायज़ हुकूमत है। इस नाजायज़ हुकूमत का झुकाव जिस तरफ भी होता ना, पाकिस्तान की हुकूमत जहाँ भी झुकाव अपना डालती है, अपना वज़न जिस पलड़े में डालती है, पाकिस्तान की अवाम उसके खिलाफ हो जाती है। ये बात भी अरब ममालिक को समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की अवाम मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौजी क़यादत आसिम मुनीर साहब से बिल्कुल प्यार नहीं करती, बल्कि उनसे नाराज़ है। और इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत है उनसे भी नाराज़ है। तो ये हुकूमत और ये क़यादत, ये जिसके साथ खड़ी होती है पाकिस्तान की अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये बात भी अरब ममालिक को समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर के हालात को आप समझें कि ये एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी रजीम जिस तरफ खड़ा होता है अवाम उसके मुखालिफ खड़ी हो जाती है जाकर। वजह सादी है कि ये लोग अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ईरान के साथ जो हमायत है वो इसराइल और अमेरिका के हमले की वजह से है, और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जिस तरफ ये लोग जाके खड़े होते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी अवाम। आखिरी नादरीन एक चीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ, वो ये है कि बहरीन ने उर्दन से फोर्सेज मंगवा ली हैं। वजह क्या है कि बहरीन के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए और मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहरीन की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है और बहरीन की अवाम जो हैं वो ईरान के हमायती बन रहे हैं बजाय इसके कि वो अमेरिका की या इसराइल की हमायत करते इस सारे मामले में। तो वहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए हैं, उसके लिए ये रिपोर्ट हुआ मुख्तलिफ जगहों पे, और मैं उसी को कोट करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ बहरीन में मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए उर्दन से कुछ फोर्सेस को मंगवाया गया। नादरीन, एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, MNAs इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ के मकामी है। जो लोग गए और जाकर वो मिले ज़ख्मियों से, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 ड्रोन हमले, कुछ लोगों का ये दावा कि 2 ड्रोन हमले हुए। एक तो गंडापुर साहब का एक सोशल मीडिया की टीम के एक रुकन है, उन्होंने कहा जी कि ज़िला बाजोड़ में और ज़िला खैबर में ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, और उन्होंने मस्जिद का भी बताया कि मस्जिद के अंदर भी ड्रोन हमला हुआ। तो ये 2 ड्रोन हमले ज़िला खैबर में और बाजोड़ में रिपोर्ट हुए। और उसके बाद मेरे सामने ये एक और इन्फॉर्मेशन है और ये बता रही है, हरमीत सिंह ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ज़िला खैबर की वादी तीरा शलोबर में शादी की खुशियाँ खौफ में बदल गई और तबाही में बदल गई जब एक मुबजरा ड्रोन हमले, यानी ड्रोन के ज़रिए से आप गोला फायर किया जाता है ना, वो माटर भी बाद का ड्रोन से फायर होता है गोला, तो ऊपर से गिरने वाले गोले ने वलीमे की तकरीब को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत कम अज़ कम 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन डेडेक खैबर अब्दुल गनी अफरीदी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने तमाम ज़ख्मियों की फ़र्दन अयादत की है। अस्पताल इंतज़ामिया को कहा कि कोई कोताही ना की जाए, इनका इलाज किया जाए अच्छे तरीके से। और उनके मुताबिक ऐसे वाक़यात पूरे कबायली इलाके को दोबारा खौफ की लहर में धकेल देते हैं। और नाज़रीन याद रखिएगा, ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में जरगा हुआ और जरगे से वापस जाते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 लोगों को अगवा भी किया गया। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा है और वहाँ की गवर्नमेंट ये इसको फेस कर रही है, वहाँ के जो कबायली हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। इस पर जो है वो एक असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है शदीद किस्म का, फ्लोर पे खड़े होकर। उन्होंने कहा कि शादी की तकरीब पर आज आपने फिर ड्रोन हमला किया है। 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जरगा हुआ और उसके फैसलों को आप नहीं मान रहे। क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी समझते भी हैं
ये बड़ा सवाल किया गया है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसके ऊपर एक FIR दर्ज की जाए इस हमले में और नॉमिनेट किया जाए जो लोग इस हमले के लिए ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन, कुछ बड़े फ़ैसले किए हैं सुहेल आफरीदी ने और यही वो फ़ैसले हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन तवज्जो हटाने की पॉलिसी तो है, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन सुहेल आफरीदी ने बताया कि सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सबसे अहम करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स के खात्मे से मुताल्लिक है। ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स है, ये वो कानून है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ौज मिलिट्री ऑपरेशंस करती है। ये कानून ख़त्म हो जाए तो मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करने का फ़ौज का जो लीगल कवर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उनके पास वो इम्यूनिटी या इस्तिस्ना वहाँ पे नहीं रहेगा। तो उसके बाद वो मजबूर होंगे कि जब जब उन्हें हुकूमत बुलाएगी, जब जब उन्हें हुकूमत इजाज़त देगी या तलब करेगी, तभी आकर वो एक्शन ले सकेंगे, अदरवाइज़ वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए ख़त्म करेंगे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। फिर 9 में ही रेडियो पाकिस्तान हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा और तमाम शवाहिद CCTV फुटेज समेत उसके अंदर जमा करवाए जाएंगे और काबीना को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कमीशन की जानिब से। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की सुहेल आफरीदी ने, कि एक बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया कि सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। अब इसमें जो है वो हदायत जारी कर दी वज़ीर आला ने। मुज़म्मिल असलम बताते हैं कि उन्हें ये टास्क दिया गया कि सूद के निज़ाम के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाए। सूद का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये जंग के मुतरादिफ है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और इंशाअल्लाह सूबे को सूद के नासूर से पाक करेंगे। ये सुहेल आफरीदी ने काबीना के इजलास में गुफ्तगू की है। अच्छा, ये अब एक बड़ी एक्टिविटी है पाकिस्तान में। अगर ये होती है तो फिर बाकी सूबों के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सूद के मामले में पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है वो भी बड़े हसास है। इसके ऊपर अक्सर लोग बात करते रहते हैं। नाज़रीन ने, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वादे के ऐन मुताबिक अब पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। बंदे तो उन्होंने अपने पूरे कर लिए थे, तो अब वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेंगे और इसके लिए फैसल राठौर को नामजद भी कर दिया फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनाने के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 14 नवंबर तक ये 27वीं आइनी तरमीम पर हर हाल में काम मुकम्मल किया जाएगा और इतनी देर में ये अस्करी तंजीम आई भी, इसके ऊपर काम मुकम्मल भी हो गया। देखें, इतने अरसे में तो किसी तरमीम के जो बुनियादी खदोखाल है ना, वही तय नहीं होते। ये तय नहीं होता कि तरमीम होनी कैसे, करनी कैसे, करनी किस तरीके से होगी, कौन कौन सी, इसकी डिस्कशन तरमीम की कई महीनों तक चलती है। यहाँ पे तरमीम अचानक तक करके आती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मंजूर होती है और वो गई, किसी को समझ भी नहीं आई क्या है। और तरमीम आने के बाद लोग उसकी शिकें पढ़ रहे हैं कि जनाब इसके अंदर क्या है। बहुत सारे लोग बेचारे तजिया नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारे सामने कोई तरमीम आएगी तो हम इस पर बात करेंगे ना। तो ये तो अंडरस्टूड था कि तरमीम ने करना क्या है, कि आर्मी चीफ को ताकत देनी है तरमीम में, एक्चुअली तो ये करना है। दूसरा, अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल करना है, ये भी होना था, वो भी हो गया। तीसरा, हुकूमत को, जो नाजायज़ हुकूमत है उसको आगे बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर तरमीम में किसी को क्या मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखें ना, तरमीम के बाद बदला क्या पाकिस्तान में। नंबर 1 चीज़ जो बदल गई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेशुमार इख्तियारात हासिल कर लिए। नंबर 2, पाकिस्तान की अदलिया हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मुकम्मल तौर पर ताबे हो गई। नंबर 3, जो जरदारी ने उम्र भर का एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया आइन में। नंबर 4, जाली हुकूमत को टूल देने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया। ये चीज़ें हासिल की ना तरमीम से। लेकिन इस तरमीम से आम आदमी को क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? फ़र्ज़ करें क्या कोई शख्स पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से ऊपर आया इस तरमीम के बाद? आधे के करीब पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या बच्चों की तालीम और सेहत में कोई फ़र्क पड़ा? क्या पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी बंद हुई इस तरमीम के बाद? क्या महंगाई में कोई कमी होने जा रही है इस तरमीम के बाद? क्या पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत इस तरमीम के बाद बेहतर होने जा रही है? क्या सरमायाकार और सयाह भागे भागे पाकिस्तान का रुख करेंगे अब? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा और ना होगा इस तरमीम के बाद। क्या रोज़गार की सूरत हाल बेहतर होगी? कोई नहीं। देखिए, ये अपनी तरमीम पे कैसे अमल दरामद करते हैं। कभी ना आप आइन को पढ़ें। आइन के जो पहले 40 आर्टिकल है ना, वो पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानियों के हुकूक के बारे में, जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का आइन, आम पाकिस्तानियों को जो हुकूक देता है हर शहरी को, उसके बारे में आइन के पहले 40 आर्टिकल है। आप उन्हें कभी पढ़ें। उनके ऊपर तो आज तक अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन बने हुए लगभग 50 साल से ज़ायद हो गए।